नमस्कार साथियों, मैं गंगा स्नोड़ा थपलियाल एक बार फिर मुखातिब हूँ आपसे एक नए कार्यक्रम हिमालय नामा के साथ। साथियों, आज मार्च माह की 26 तारीख है। इतिहास के आईने में नज़र डालें तो आज के ही दिन 26 मार्च 1973 को उत्तराखंड के रैणी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ हिमालयी राज्यों बल्कि संपूर्ण विश्व के देशों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। जब रैणी की महिलाओं ने गौरा देवी की अगुवाई में पेड़ों से लिपटकर यह कहते हुए जंगलों को बचाने की कोशिश की कि जंगल हमारा मायका है और ये पेड़ हमारे भाई बहन, इन्हें हम किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे। आज इसी घटना की 48वीं वर्षगांठ है। हमारी सरकारों ने जंगलों को बचाने में गौरा देवी और उनकी साथी महिलाओं को भले ही भुला दिया हो, लेकिन इसके बावजूद कई सारे संगठन और कई सारे लोग अपनी अपनी तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन इस स्मृति और विस्मृति के बीच जो घनघोर निराशा का सवाल है वह यह है कि हर वर्ष पूरी दुनिया में लाखों हेक्टेयर जंगल आग लगने से नष्ट हो रहे हैं। इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के धू-धू जलते जंगल कोई आज की ही बात हो, इसका अपना इतिहास है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की शोध छात्रा शिवानी पांडे, जो इसी विषय पर अपना शोध कार्य कर रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले आइए हम सुनते हैं उत्तराखंड में जलते जंगलों पर चर्चित बाल साहित्यकार एवं विज्ञान कथा लेखक देवेंद्र मेवाड़ी की लिखी बातें और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर की वैज्ञानिक डॉक्टर शालिनी ध्यानी की वनों की आग के प्रभाव पर विशेष टिप्पणी। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं विज्ञान कथा लेखक देवेंद्र मेवाड़ी लिखते हैं, वनों से हमारा जीवन जुड़ा है, इनसे हमारा आदिकाल से ही संबंध रहा है। वनों की हरियाली में जीव पनपे, इन्हीं ने हमें आश्रय दिया, भोजन दिया। हम मानवों का विकास भी वनों से ही शुरू हुआ। मानव का ही क्यों, वन्य जीवों, पक्षियों, कीट पतंगों, सूक्ष्म जीवों और पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियों का जन्म भी वनों में ही हुआ। वे यहीं पनपी, वन ही इनकी जन्मस्थली बने और वनों में ही जीवों का संसार पला बढ़ा। असल में पृथ्वी के दो मुख्य रंग रहे हैं, सागरों में भरे पानी का नीला रंग और वनों का हरा रंग। यह हरा रंग हमारे हरे भरे वनों की हरियाली से ही तो है। हमारी पृथ्वी के कुल भूभाग का 1/3 हिस्सा वनों से घिरा है। विश्व भर में जीवों की जो लाखों प्रजातियां हैं, उनमें से 80% आज भी वनों में ही पनप रही हैं। अनुमान तो यह है कि विश्व भर में आज भी करीब 30 करोड़ से अधिक लोग वनों में रहते हैं। वन ही उनका घर है और करीब 1 अरब 60 करोड़ लोगों की आजीविका वनों पर ही निर्भर है। कई बार वनों में और विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के वनों में भीषण आग लग जाती है। वह विनाश का बहुत भयानक मंजर होता है। मैंने अल्मोड़ा से बिनसर, कौसानी, चौकौड़ी, गंगोली हाट और नैनीताल जिले के कई वनों में आग से विनाश का हाल देखा है। वे भीषण आग के शिकार होते हैं, जिसके कारण मिट्टी पत्थरों को जकड़ने वाली घासों की जड़ें जल जाती हैं। कीट पतंगे, पक्षियों के घोंसले और अंडे जमीन पर विचरने लगते। मुझे आग से जले उन वनों में पक्षियों का कलरव नहीं सुनाई दिया। न बंदरों, लंगूरों और अन्य जीवों के खाने के लिए वहाँ कुछ बचा था। जले झुलसे लंगूर भी मैंने देखे। जंगलों के जलने की गंध वातावरण में फैली हुई थी और चारों ओर पहाड़ों के गिर्द धुआं और धुंध ही धुंध थी। वनों का पारितंत्र बुरी तरह नष्ट हो गया था, जिसे बनने में कई दशक लगे होंगे और अब फिर कई दशक लगेंगे। साफ पता चलता था कि वनों के पारितंत्र का कितना महत्व है और उसे हमें हर हालत में बचाए रखना चाहिए, क्योंकि वन रहेंगे तो हम रहेंगे, हमारे जीव जंतु और हरियाली रहेगी। उत्तराखंड के भागों में भी फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको
चाहकर और ना चाहकर भी कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया है। और सीरियसली तभी लिया जाता है जब ये आग नासा की किसी सैटेलाइट के द्वारा देखी जाती हैं या फिर नेशनल न्यूज़ पर ये आना शुरू करती हैं। ये वो समय होता है जो होली के ठीक बाद शुरू होता है, जब तापमान बढ़ने लगता है और लोग इस तरफ आकर्षित होने लगते हैं और देखते हैं कि पहाड़ों में भी फॉरेस्ट फायर शुरू हो रही है। अब अगर हम फॉरेस्ट फायर की बात करें तो अमूमन प्राकृतिक फॉरेस्ट फायर जैसा फिनोमिना बहुत कम है। अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो 100% फॉरेस्ट फायर में से केवल 7% जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जो जंगल में लगने वाली आग हैं, वो केवल 7% हैं। और ये 7% भी वेस्टर्न घाट में, जो आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसमें, जो केरला के जो पार्ट में जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये लगती हैं। इसके अलावा जितनी भी लगभग ये 93% जो फॉरेस्ट फायर हमारे देश में लगती हैं, खासकर पहाड़ों में लगती हैं, उत्तराखंड में लगती हैं, वो मैन मेड हैं, वो लोगों के द्वारा लगाई जाती हैं। और उसके बहुत सारे कारण भी हैं जो मेरे दूसरे वक्ता जो इस प्रोग्राम में बोल रहे हैं वो उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे चारा पत्ती की समस्या और ज़्यादा अच्छी चारा पत्ती की क्वालिटी के लिए लोकल लोग ये फॉरेस्ट फायर लगाते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव मैंने खुद भी महसूस किया है, अभी पिछले 15-17 साल हो गए हैं मुझे अलग अलग जंगलों पे काम करते हुए, और मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि रिसर्च की ये कमी अभी भी कहीं ना कहीं पहाड़ों के जो विभिन्न प्रकार की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, उस पर अभी भी कोई खास रिसर्च नहीं हुआ है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर की, तो जो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा जो खास तौर पे इन क्षेत्रों में रहते हैं कि किस तरीके से ये फॉरेस्ट फायर हमारे आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। जो पार्टिकुलेट मैटर, जो PM5, PM10, PM2.5 जो हमारे वातावरण में फैलता है, तो उससे जो वातावरणीय जो वायवीय प्रदूषण होता है उसकी जो गंभीरता है वो शायद दिल्ली में जो स्मॉग सर्दियों में फैलता है उससे भी ज़्यादा होती है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे एल्डरली लोग इस बात की हमेशा शिकायत करते हैं कि कैसे फॉरेस्ट फायर से उनके सांस लेने की परेशानियां होती हैं, दूसरी परेशानियां होती हैं। उसके बाद भी आज तक रियल टाइम मॉनिटरिंग का अभाव है। जहां हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज के टाइम में जो हमारा देश है वो नाइट्रोजन का भी एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। भारत में वेहिकुलर इमिशन की वजह से, आपका इसके अलावा माइनिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े नाइट्रोजन हॉटस्पॉट्स हैं, लगभग 2 से 3 नाइट्रोजन हॉटस्पॉट्स भारत में हैं। लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, जब हम पहाड़ों में लग रही आग जो है, जिसमें नॉक्स, बहुत सारे नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स निकल रहे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा होता है, मीथेन और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही होती हैं, तो हमें नहीं पता कि कितना जो है ये जो नाइट्रोजन हॉटस्पॉट का जो सेंटर है हमारा पहाड़ बनता जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि हमने अभी तक इस पर बहुत सारा रिसर्च नहीं किया है, बहुत सारा क्या हमने रिसर्च नहीं किया है। अब अगर हम दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं और बहुत बड़ी रिपोर्ट्स की बात करें, तो अभी रिसेंटली 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं। एक इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, IPCC की रिपोर्ट्स आई थी, फिजिकल साइंस की रिपोर्ट 2021 में आई, फिर अडेप्टेशन रिपोर्ट अभी ऑलमोस्ट 1 से 1 महीने के अंदर ही आई हुई रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि कार्बन बजट किस तरीके से बिगड़ा हुआ है। अभी पहाड़ों में लगने वाली ये फॉरेस्ट फायर कहीं ना कहीं इस ग्रीन हाउस गैस, इस कार्बन बजट को और भी बुरा कर सकती है। तो अगर हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं लाएंगे, अगर उनके अंदर ये जागरूकता नहीं लाएंगे कि जो उनके द्वारा चारा पत्ती के लिए लगाई जाने वाली प्रतिवर्ष की जो ये आग है, जो जंगलों को भी ख़त्म नहीं कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं कार्बन बजट और ग्रीन हाउस बजट को भी बहुत इन्हांस कर रही है। तो जंगल वाले तो अपने लेवल पे बहुत सारा रोकथाम का कार्य करते हैं, सरकार भी बहुत सारे उपक्रम करती है, बट लोगों में अभी भी वो चेतना नहीं आई है, वो जागरूकता नहीं आई है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और जंगलों की वजह से हम जो एक नया ग्रीन हाउस गैस इमिशन सेंटर बनते जा रहे हैं, उस पर हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये हमें आने वाले समय में, और ऑलरेडी ये बहुत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अभी IPCC रिपोर्ट्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है लास्ट ईयर, जिसमें IPCC और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की एक जॉइंट रिपोर्ट निकाली गई है कि क्लाइमेट चेंज और
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अगर हम ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन करते हैं, हम ज़्यादा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो और जो इसका एक बहुत बड़ा ड्राइवर है पहाड़ों में, उत्तराखंड में, वो बहुत बड़ा ड्राइवर फॉरेस्ट फायर है। और अगर मैं बोलूँ कि ये स्टिल एक लीस्ट कंसर्न्ड, लीस्ट डिस्कस्ड इशू है, हम इसका हर साल डिस्कशन करते हैं और उसके बाद बारिश आ जाती है और इस पर डिस्कशन बंद हो जाता है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को समझें। यूनाइटेड नेशंस ने लास्ट ईयर रिस्टोरेशन डेकेड लॉन्च किया था और बहुत सारा डिग्रेडेड एरिया है, बहुत सारा डिफॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्ट फायर से बहुत नुकसान हो रहा है। तो कैसे हम कम्युनिटी लेवल पे लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। गांव-गांव में बहुत सारे एनजीओज हैं आजकल के टाइम पे, पर क्या एक हम प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक्टिव लेवल पे साइंटिस्ट्स को और वैज्ञानिकों के इस दृष्टिकोण को समाहित करते हुए ये चेतना फैलाए कि किस तरीके से हम इस फॉरेस्ट फायर को रिड्यूस करें और कम करें, जिसकी वजह से हमको परेशानियां हो सकती हैं। तो ये हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, ये क्लाइमेट इश्यूज हैं, ये नाइट्रोजन इश्यूज हैं, और इसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस का भी एक बहुत बड़ा इशू है। कितने सारे एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, जो मर जाते हैं, कितने सारे अच्छे जंगल, हम बांझ के जिन जंगलों की बात करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बांझ के जंगल ख़त्म होंगे तो इनका और भी एक सीरियस परिणाम पहाड़ों के लिए, हमारे स्प्रिंग शेड्स पर इसका असर पड़ सकता है। हमारे स्प्रिंग शेड्स ऑलरेडी ख़त्म हो रहे हैं, जिन पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ हमारी लोकल पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो ये कुछ मेरे अपने विचार हैं जो मुझे लगता है जिनके ऊपर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और ये सोच केवल डिस्कशन तक सीमित ना होकर अगर यहाँ से उठकर बच्चों के बीच में जाए, यहाँ से उठ के कॉलेजेस में जाए, नवयुवकों के पास जाए, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, कॉन्जर्वेशनिस्ट, प्रैक्टिशनर्स के पास जाए, और अगर हम बहुत कम एज से गांव के बच्चों को ये समझाना शुरू कर दें स्कूल में कि उनसे बड़े, उनके एल्डरली, उनके पेरेंट्स जो ये फॉरेस्ट फायर लगाते हैं वो कितना कितना हानिकारक है हमारे वातावरण के लिए और एक लार्जर लेवल पे हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो मेरी आप लोगों से यही जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ ये मैसेज दूर दूर तक फैलाएं। अभी सीज़न शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपने देखा है इस साल की गर्मी कितनी ज़्यादा है, और ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड गर्मी है जो इस साल पड़ रही है, जो नॉर्थ पोल में भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इसको बाकी देशों में भी एक्सपीरियंस करा जा रहा है। और अगर हम फॉरेस्ट फायर लगाएंगे तो ये क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है हम इसको और एक्सेलरेट करेंगे। तो ज़रूरत है एक सावधानी से सोचने की, एक तत्परता के साथ समझने की कि उत्तराखंड का जो प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, जो प्रिस्टीन अभी भी लगे हुए जो जंगल हैं और जो ग्लेशियर रिसेशन है, कैसे इनको संभाला जाए ताकि हम कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कल्प्रिट ना बन जाएं। नमस्कार शिवानी जी, आपका स्वागत है रीजनल रिपोर्टर के इस नए कार्यक्रम में। जैसा कि आपको विदित है कि चिपको आंदोलन की ये 49वीं वर्षगांठ है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है कि गौरा देवी ने आज से 49 साल पहले पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि हिमालयी राज्यों की जो जैव विविधता है वो पूरे देश और दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और ये बहुत सुखद बात है कि आपका इस पर, क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय से रिसर्च भी चल रहा है और इतने सालों में आपने इस पर गहन अध्ययन किया है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि संघर्षों की इस जमीन पर उत्तराखंड जो आंदोलनों की जमीन कही जाती है, जहाँ से हर बुराई के प्रतिरोध में स्वर खड़ा होता है, वहाँ जंगलों के संघर्षों को लेकर यहाँ का कोई इतिहास है? धन्यवाद। रीजनल रिपोर्टर के सारे दर्शकों को मेरा धन्यवाद। जब हम उत्तराखंड का इतिहास देखते हैं, उत्तराखंड का जो इतिहास है वो लंबे संघर्षों का इतिहास है। उस संघर्ष के इतिहास में जंगलों के लिए जो संघर्ष है वो सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा संघर्ष रहा है। और शुरुआती सालों में तो हम शायद ना भी देखें, लेकिन 1815 के बाद जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए, उसके बाद का जो इतिहास है वो हमें यही दिखाता है कि यहाँ का जो कुल मिलाकर के जो इतिहास है वो पूरे देश से अलग है, वहाँ से भिन्न है। वो इतिहास है जंगलों को बचाने का इतिहास,
जल जंगल ज़मीन पर लोगों के हक हकूक़ का इतिहास। और वो लगातार वो जो इतिहास है वो अंग्रेज जब यहाँ हिंदुस्तान में आए तो वो इसलिए आए कि उन्हें अपना व्यापार चलाना था, उनको अपना साम्राज्य विस्तार करना था। तो अंग्रेज इससे पहले भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके थे। उनका एक बड़ा हिस्सा यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में और बहुत सारे देशों में उनका साम्राज्य था। तो वहाँ जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने अपने देश का, जो उनका देश है इंग्लैंड जहाँ से वो आते हैं, उसकी भौगोलिक परिस्थिति इस तरीके की है कि वो समुद्र से घिरा हुआ एक देश है। तो समुद्र से घिरा हुआ देश है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अपनी नौसेना को मजबूत बनाए। उनकी मजबूरी थी कि वो नावों, चूँकि समुद्र में है तो नावों के ही सहारे वो सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ कर रहे थे। तो नावों के लिए उनको लकड़ियों की ज़रूरत थी, अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत थी, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए भी उन्हें लकड़ियों की ही ज़रूरत थी। तो इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में भी वो लकड़ियों की चूँकि उनको ज़रूरत थी, जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, जैसे जैसे उनकी साम्राज्य विस्तार हुआ, वैसे वैसे वो हिमालय की तरफ आए। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल थे, यहाँ वैसे जंगल थे जैसे उनको चाहिए थे। तो जब हम 1815 के बाद का जो इतिहास है उसको जब हम देखते हैं तो वो शुरुआती साल में नियंत्रण का इतिहास नहीं है। वो लोगों पर उनका कोई ऐसा उस तरीके का नियंत्रण हमें नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ रही थी, जैसे 1853 में जब यहाँ रेल आई हिंदुस्तान के अंदर, तो रेलवे के विस्तार ने सीधे सीधे ये दिखाया कि जंगलों की और ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए जंगलों का भी जो विनाश था वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा उस 60 के दशक में और 70 के दशक में। तो हम जब देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से हमें अंग्रेज़ों को भी लगा कि अभी तक जो वो जंगलों का विनाश कर रहे थे वो केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था, लेकिन उस शासन में भी उनका जंगलों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उनका कोई एक नीतियाँ ऐसी नहीं थी कि वो जंगलों पर स्पष्ट लोगों को बोल सके कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या किस तरीके से वो नियंत्रण स्थापित करें। इसी भूल को, या कहें कि इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक काम किया। उन्होंने 1864 में यहाँ हिंदुस्तान के अंदर वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग का स्थापना का एकमात्र जो कारण था वो ये था कि वो जो उनके लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ थी, लकड़ी, जो उनके व्यापार का विस्तार करने के लिए भी ज़रूरी थी और जो उनकी अपने देश के लिए भी ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने वन विभाग की स्थापना की। और वन विभाग के स्थापना के 1 साल के बाद, क्योंकि वन विभाग की स्थापना से ही तो कुछ हो नहीं जाना था, तो 1865 में उन्होंने पहली बार एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। उस फॉरेस्ट पॉलिसी में उन्होंने यही किया, केवल क्योंकि वो जल्दबाजी में बनी हुई पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में ये किया गया कि जो जो जंगल उन्हें ज़रूरी चाहिए थे, माने साल के, सागौन के, शीशम के, जो इमारती लकड़ियों के लिए ज़रूरी थे, जो मजबूत लकड़ियाँ थी, तो उन जंगलों को उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। और उसके अलावा उन्होंने दूसरे जो गांव के जो ज़रूरत की चीज़ें थी, ईंधन, चारे वारे, उन सारी चीज़ों पर उनका कोई उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया। वो उन्होंने लोगों के लिए उसी तरीके से छोड़ दी। अब जब ये जल्दीबाजी में बनी हुई पॉलिसी 1865 में बनी, तो उन्हें लगा कि अब चूँकि और देशों में भी उनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था या जंगलों का विनाश का उनका स्पष्ट नीतियाँ थी दुनिया के और देशों में, वहाँ ये नीतियाँ थी कि जंगलों के लिए उनके पास एक अलग विभाग था, वहाँ अलग कानून थे और लोगों के लिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे। तो लोगों जो जंगलों जो अंग्रेज़ों के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हम भारत में भी यही सब चीज़ें चलाएंगे। इसलिए उन्होंने 1878 में एक नया कानून वो लेकर के आए, दूसरा वन अधिनियम लेकर के वो आए। और उस वन अधिनियम ने जो 65 का जो अधिनियम था उससे आगे बढ़ कर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो यहाँ के जो लोग थे, जो पूरे तरीके से जंगलों पर निर्भर थे, वो चाहे लकड़ी के रूप में हो या चारे के रूप में हो, उनका जीवन का आधार वो जंगल थे। वो एक दूसरे के साथ पलते थे, जंगल भी पलता था और लोग भी पलते थे। तो उस जो जंगल का जो आधार था उसको उन्होंने ख़त्म किया। वो ऐसे करके ख़त्म किया कि जंगलों को हिस्सों में बांटा, उन्होंने आरक्षित, संरक्षित और वनग्राम करके। आरक्षित में वो जंगल थे जो 65 वाले जो जंगल थे, जहाँ उनके लिए बहुत इमारती लकड़ियाँ, जो व्यापारी दृष्टिकोण से उनके लिए ज़रूरी लकड़ियाँ थी, उनके जो जंगल थे वो उन्होंने अपने पास रखे। उस पर लोगों का कोई अधिकार नहीं था, लोग वहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित थे उन जंगलों में जाने के लिए।
दूसरा जो जंगल था वो था संरक्षित जंगल, जहाँ कुछ कुछ अधिकारों की अंग्रेज चाहते तो वो उनको अधिकार दे देते, अगर वो नहीं चाहते तो वो नहीं देते। उसमें वो जंगल था, ये संरक्षित वाला जो जंगल था, उसमें ये लॉज रखा गया कि किसी दिन अगर अंग्रेजों को लगेगा कि ये आरक्षित जंगल की तरफ बढ़ रहा है, माने उनके जंगल जो साल सागौन उनके जंगल हैं, अगर वो यहाँ भी विकसित हो रहे हैं संरक्षित वनों में, तो वो उन जंगलों को भी आरक्षित क्षेत्र में तब्दील कर सकते हैं। जो तीसरा जो जंगल था वन ग्राम करके था, जो लोगों की जमीन, जहाँ लोगों के गांव थे उसके आसपास का जो हिस्सा था, वो उन्होंने कुछ हिस्सा लोगों के लिए रखा कि यहाँ माने चीज़ें लोग अपना जो उनके चारे और ईंधन के काम की चीज़ें हो सकती है वहाँ वो कर सकते हैं। लेकिन इस हिस्से में क्या, ये वन विभाग के अंतर्गत था, लेकिन लोगों का उस तरीके से स्पष्ट अधिकार नहीं था, कहने के लिए लोगों के पास था। अब इसमें क्या, इन सारी चीज़ों में दिक्कतें ये हो रही थी कि लोगों के पास जो जंगलों का एक बड़ा हिस्सा था वो सरकार के कब्जे में आ गया था, लोग अपने हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब उत्तराखंड के जंगलों में भी ये सारी चीज़ें हुई, 1911 से लेकर के 1917 के बीच यहाँ एक भूमि बंदोबस्त हुआ, उसमें इन जो ये 3 हिस्से बटे, ऐसे ही 3 हिस्सों में यहाँ के जंगल भी बटे। तो इसने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न किया। लोगों ने 1916 में जंगलों पे बड़ी संख्या में आग लगाई। वो आग इसलिए थी क्योंकि वो प्रतिरोध करना चाह रहे थे। वो प्रतिरोध इस स्तर पे कि जंगलों पर जब आग लगती थी, ऐसा नहीं था कि इससे पहले आग नहीं लगती थी जंगलों में, लेकिन जो आग लगी तो लोग उसको बुझाने के लिए जाते थे, सरकार का सहयोग करते थे, क्योंकि अंततः वो जंगल उन्हीं के थे, उन्हीं के काम के थे, उन्होंने इतने सालों से वो पाल पोस रखे थे, उनका अपना एक उनके साथ भावनात्मक रिश्ता था। 1878 का जो कानून था उसने बहुत चीज़ें बदली पूरे देश के अंदर। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्से में काफ़ी चीज़ें बदली। लोगों ने उसके बाद विरोध करना शुरू किया कि उनके जो जंगल हैं, उनके जो अधिकार होने चाहिए जंगलों पर, वो किस तरीके से उनके कब्जे में फिर से वापस आए। लोगों ने इसके लिए छिटपुट घटनाएं इसकी हुई कि उन्होंने संघर्ष के लिए लड़े। वो इसके बाद जो कानून का जो ज़्यादा नियंत्रित करने का जो हमारे सामने आता है, वो आता है 1927 का वन अधिनियम, जिसके बाद वो आज तक भी हमारे जो फॉरेस्ट लॉज है उसमें उसकी झलक हमेशा दिखती है, वो उसी का कॉपी पेस्ट होता है। इवन अभी मैंने पिछले सालों में उसको बदलने की कोशिश यहाँ उत्तराखंड में की जाने लगी और उसको और जंगलों से दूर करने का, लोगों को जंगलों से दूर करने का सरकारें बार बार प्रयास करती रहती हैं। इन सारे जितने भी ये वन कानून हैं, इनको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये जो वन कानून बने, इन्होंने लोगों को जंगलों से दूर किया, उनको इस तरीके से दिखाया कि वो जो जंगल थे, वो जो जंगल हैं वो लोगों से दूर रह करके ही बचाए जा सकते हैं, ऐसा बताने की कोशिश अंग्रेजों ने की। और जब हम रामचंद्र गुहा ने इस पर बहुत काम किया है। वो कहते हैं कि जब अंग्रेज आए तो अपने साथ एक आइडिया लेकर के आए, जो अमेरिका का जो जंगलों को बचाने का जो आइडिया है, वो अमेरिका में जो आइडिया चलता है, वो आइडिया चलता है कि आप जब जंगलों को और लोगों को अलग अलग चलना चाहिए। माने वहाँ जो आरक्षित जंगल का, रिजर्व फॉरेस्ट का या संरक्षित जो जंगलों का जो आइडिया था, वो वहीं से अंग्रेज वहीं से लेकर के आए थे। उस आइडिया में क्या था कि जंगल अलग से पलेंगे, मतलब जंगल एक अलग चीज है और लोग अलग चीज हैं। लेकिन जब हम यहाँ उन सारे चीज़ों को देखते हैं तो हमारे देश का तो अपना एक अलग सा इतिहास है, जहाँ आदिवासी हैं जो जंगलों के बीच में पलते हैं। अगर वो आदिवासी नहीं भी है तो वो वनों पर आश्रित है, और वो आश्रित इस तरीके से है कि पूरे तरीके से जंगलों पर निर्भर है, जंगल लोगों पर निर्भर है। और ये अभी जब हम इस 21वीं सदी में जब हम इस तथ्य पर जाते हैं कि लोग और जंगल एक साथ पलते हैं, तो वो अभी के रिसर्च में भी ये बातचीत सामने आती है कि लोग और जंगल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बसते हैं। जंगल वहाँ ज़्यादा बचे हैं जहाँ जंगल और लोग एक साथ रहे। जैसे जैसे जंगल और लोग अलग अलग रहे हैं, सरकारों ने नियंत्रण किया है और वहाँ जंगलों ने तबाही देखी है। वो चाहे उत्तराखंड में देखे, चाहे देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वो आदिवासी लोग इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनके जंगलों पर अधिकार खत्म किए जा रहे हैं लगातार। और सरकार इस तरीके से इन सारी चीज़ों को दिखाती है कि हम जंगलों को बचा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो आरक्षित क्षेत्र हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उनके नाम पर जंगलों को एक चार दीवारी के अंदर पैक कर दिया गया है। वहाँ जानवरों को बचाने के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जंगल जो फॉरेस्ट सर्वे जो हर साल रिलीज होता है, उसमें दिखता है कि हर साल जंगलों का जो सघनता है उसमें कमी आई है, जंगल क्षेत्र में कमी आई है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो कानून बने हैं वो कानून केवल लोगों को दूर करने के लिए बने हैं। वो चाहे
1927 का कानून था, या हम आज के दिन पर आज़ाद भारत के जो जितने भी कानून हैं वो उन्हीं की जो 27 में जो अंग्रेज शायद नहीं कर पाए, वो हमारे देश की सरकारों ने वो सारी चीज़ें वो लगातार वो कर रहे हैं। तो हम इतिहास को इस तरीके से देखते हैं, जितने कानून बने हैं उनके खिलाफ लोगों ने वो तब भी संघर्ष किया था, और आज के दिन पर भी लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं उन कानूनों के खिलाफ। आपने बहुत सही बात कही कि मानव विकास के क्रम में जो भी परिवर्तन हुए उसमें जंगल और मानव सहगामी की तरह एक दूसरे के साथ रहे, और तब जो आज की स्थितियां आई या मानव जिस विकास क्रम में आगे बढ़ा उसके पीछे ये बात हमेशा सिद्ध हुई कि जंगल से उसका बहुत पुराना नाता है, और आज भी उसे पग पग पर जंगल की जरूरत होती है। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात है कि गौरा देवी जी ने 26 मार्च के दिन सारी दुनिया को जंगलों से चिपक कर एक बड़ा संदेश दिया कि जो जंगल हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे भाई की तरह हैं, हमारे मैती की तरह हैं। और लेकिन उत्तराखंड में बड़ा एक अलग सा सिनेरियो देखने को मिलता है कि हर साल अप्रैल का महीना शुरू होता है और यहाँ जंगलों में आग धधकने लगती है। आपके सारे अखबार इस खबर के साथ धधक रहे होते हैं कि धू धू कर जले जंगल। तो जंगलों के इतिहास को आपने इतने सुंदर तरीके से समेटा। जंगलों के आग के इतिहास के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी रिसर्च में क्या क्या बातें सामने आई कि जंगलों की जो आग का इतिहास रहा है वो कैसा रहा है, और उस आग के इतिहास के साथ लोगों का जो आग को बुझाने में या आग को बनाए रखने में वो किस तरीके का सहयोग रहा है। जब हम उत्तराखंड के जंगलों के इतिहास या उत्तराखंड के इतिहास को हम देखते हैं, वहाँ जैसे अभी जब हम जंगलों के आग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बहुत अलग सिनेरियो में बात कर रहे हैं, हम उसको एक नेगेटिव फॉर्म में उसको देखते हैं। लेकिन जब हम उत्तराखंड के इतिहास को जब देखते हैं तो उसमें जंगलों की आग हमारे संघर्ष का एक तरीका था। वहाँ जंगलों की आग लग रही थी तो वो हमारे संघर्ष की एक निशानी थी। जब अंग्रेज यहाँ कानून बना रहे थे उत्तराखंड के या कुमाऊं डिवीजन की तरफ उनका क्षेत्र था, वो यहाँ के लिए जब कानून बना रहे थे तो उन कानूनों में जितने कानून बना रहे थे उनमें लगातार लोगों के अधिकार खत्म हो रहे थे। वो जितने भी कानून जितने अधिकार उनको मिल रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, वो सारे उनकी ऐसा लग रहा था कि खैरात में दिए जा रहे हैं, जो लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो जब हम 1916 के बाद का जो इतिहास देखते हैं, 1916 और 1921 के बीच का हम इतिहास देखते हैं तो वो जंगलों में आग का इतिहास है। वो जब 1911 से और 1917 के बीच में यहाँ भूमि बंदोबस्त हुआ, उसमें जंगलों को अलग अलग तरीके से बांटा गया। उस बांटने के पूरे फेज में यहाँ लोगों के जो जितने अधिकार थे उनको खत्म कर दिया, लगातार खत्म किया गया, और वो बहुत सीमित कर दिए गए। उनका जो क्षेत्र था वो जो उनकी अपनी नाप जमीन थी उसके अलावा सारा फॉरेस्ट के अंदर उन जमीनों को ला करके रख दिया। तो वहाँ जब हम देखते हैं 1916 का जो से स्टार्ट हुआ और 1921 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा जो आग की घटनाएं हुई वो इन 4-5 सालों के बीच में हुई। वो इसलिए हुई कि आग लगना एक प्राकृतिक घटना है, माने सूखा पड़ेगा तो आग लगेगी ही। तो लेकिन और टाइम लोग आग बुझा लेते थे, वो सब चीज़ें कर लेते थे कि आग ना लगे, क्योंकि उनके साथ में एक भावनात्मक रिश्ता था। वो चाहते थे कि उनके जंगल बचे, तो इसलिए सरकार के सहयोग के साथ लोग भी आग बुझाते थे। लेकिन जब 1916 के बाद चीज़ें जब लोगों के लगातार उनके हक उन जंगलों से ख़त्म किए गए, तो लोगों ने वहाँ जो आग लग रही थी उसको ना बुझाने का प्रयास किया, और इवन वो आग लगाने की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने जंगलों में आग लगाई, और ये एक प्रतिरोध का उनका एक तरीका था, क्योंकि उनका क्या माने जो अंग्रेज जो सरकार थी उससे इसको बहुत लॉस हो रहा था। वो लोग वहाँ आग लगा रहे थे जहाँ उनके वो वाले जंगल थे जो उनके लिए जरूरी चीड़ का जंगल था, क्योंकि उस टाइम तक ये रिसर्च हो चुकी थी कि लीसा
निकाल करके चीर के पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद उत्तराखंड में बहुत सारी लीसे की फैक्ट्रियाँ लगी। तो जैसे लोगों को ये सारी चीज़ें, लोगों को भी मालूम चल रही थी ये सारी चीज़ें हो रही हैं करके, तो लोगों ने उन जंगलों पर आग लगाई जो अंग्रेजों के लिए जरूरी जंगल थे। इस पूरे आग में कहीं, इस आग वाले प्रतिरोध में कहीं वो वाले जंगल नहीं आए जो उनके लिए उनकी चारे पत्ती के लिए, उनके ईंधन के लिए जरूरी जंगल थे। तो ये एक प्रतिरोध का एक तरीका लोगों ने निकाला और इसका बहुत असर उस टाइम की जो अंग्रेज सरकार थी उस पर पड़ा। उसने 1921 में कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी बनाई। वो एक ऐसी कमेटी थी जिसने लोगों के घर घर जाकर के उनकी समस्याएं सुनी, लोगों के उनके हक हकूक के लिए जंगल बांटे। और उसी कमेटी के प्रयासों के बाद, उसी कमेटी ने जो लोगों से पूछा था, उसके बाद जाकर के 1921 की ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमें 1930 में वन पंचायत जैसा कानून मिला। वो वन पंचायत जो केवल उत्तराखंड के इसी हिस्से में आई, मैंने इसके अलावा वो देश के किसी दूसरे हिस्से में उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से यहाँ वो फॉर्म हुई। तो उस जंगल की आग ने हमें वो जंगल की आग ने इस तरीके से भी यहाँ के लोगों को पूरे देश के उसमें लेकर के आया हो, क्योंकि यहाँ कुली बेगार का एक सफल आंदोलन हो चुका था। वो कुली बेगार का आंदोलन था। गांधी पूरे देश के भीतर सविनय अवज्ञा का आंदोलन चला रहे थे और लोगों ने उसके साथ प्रतिभाग करके उस सविनय अवज्ञा, माने जिस अंग्रेज सरकार लोगों से सहयोग की अपील कर रही थी, तो लोगों ने यहाँ के जो नेता थे, वो चाहे हरगोविंद पंत थे या और लोग जो उस दौर के जो नेता थे, उन्होंने लोगों से अपील की कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, हम अवज्ञा करेंगे। तो इसीलिए जंगल की आग बुझाने के लिए लोग नहीं गए। और ये जो सीधे से जो इस आग को बुझाने में वो लोग शामिल थे जो प्रथम विश्व युद्ध में थे। वो फौजी, वो लोग इस आग को बुझाने में शामिल थे। वो इसलिए इस आग को बुझाने में शामिल हुए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शायद ये लोग यहाँ से चले जाएं या फिर हमारे जो जंगल के हक हकूक है वो हमें वापस मिल जाए इसमें, क्योंकि हमने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी। लेकिन चूंकि वो सारी चीज़ें नहीं हुई, 18 में युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद भी 2-3 सालों के बाद तक भी वो सब चीज़ें नहीं हुई। तो वो 21 में जो सबसे ज़्यादा आग धरती इन पहाड़ के जो जंगलों में, तो उनका उस युद्ध में शामिल जो फौजी थे, उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका उस आग को लगाने में निभाई अपनी। और वो लोग इसी भावना के साथ उतरे क्योंकि यहाँ जो लोग थे, वो फौजी लोग थे, वो उनका अपने जंगलों के प्रति, अपने हक हकूकों के प्रति, वो कुली बेगार के सफल आंदोलन को भी देख रहे थे, समझ रहे थे कि यहाँ की क्या जरूरत है। तो उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया। और जो यहाँ का जो आंदोलन था, जो केवल यहाँ के लोगों के हक हकूक के लिए दिख रहा था पहली नज़र में, लेकिन वो उसके बाद वो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ शरीक हुआ। और उसी आंदोलन के बाद ही हम देखते हैं कि उत्तराखंड का जो स्पष्ट रूप हमें दिखता है राष्ट्रीय आंदोलन के साथ, वो वहीं से शुरू हुआ। तो वो मैंने ऐसा आत्मसात हुआ यहाँ का आंदोलन और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ के लोगों को लगा कि गांधी जी जिस देश के लिए लड़ रहे हैं वो यही देश है, वो उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ हमें भी लड़ना पड़ रहा है, उन अंग्रेजों के खिलाफ गांधी, नेहरू, ये लोग भी लड़ रहे हैं। तो इसीलिए वो एक फेज में आए, एक साथ लड़े। और उसके बाद जितने भी यहाँ आंदोलन हुए हमें वो वहाँ और दोनों जगह दिखते हैं। तो इस आंदोलन ने, मैंने जो जंगलों का आंदोलन है वो यहीं रह करके नहीं रह गया। वो गांधी ने उस आंदोलन को, कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में ये पास किया कि वो जंगलों का जो लोगों के हक हकूक जो छीन रही है सरकार, वो उन सारे नियमों की अवज्ञा करेगा। तो इसलिए वन कानूनों के खिलाफ एक पूरा विद्रोह हमें साउथ के स्टेट में भी दिखता है। और जहाँ जहाँ गांधी गए तो लोगों ने गांधी राज की स्थापना की बात करी। तो इस तरीके से हमें वो जो पूरा एक सिनेरियो दिखता है, वो इस तरीके से हमें ये तो बात हुई तब की, जब आज़ादी से पहले की बात है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद आज भी, मैं खुद 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और देख रही हूँ कि 20 साल पहले जंगलों की आग पर जो लिखा जाता था, आज भी स्थिति वही है, बल्कि और विद्रूप हुई है स्थिति। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अंग्रेजी हुकूमत ने जो किया उसके इतर हमारी हुकूमत ने हमें अपने जंगलों पर अधिकार दिया, कितना दिया, कैसे दिया, और जंगलों की आग का जो जैसे आपने कहा कि आंदोलन हुए उसके लिए, प्रतिरोध हुआ उसके लिए,
तो आज भी कहा जाता है कि आम आदमी की उसमें भूमिका है और उसको ये नाम दे दिया जाता है कि वो लोग अपने मतलब अच्छा घास हो इसके लिए आग लगाते हैं। कहीं ये तो नहीं कि ये भी कहीं कोई किसी तरह का प्रतिरोध हो, ऐसा इसको आप थोड़ा समझाइए कि आपके शोध में क्या निकल कर आया है। मैंने जब हम ये वाला जो आज़ादी से पहले का जो आग का इतिहास मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, उसमें और आज़ादी के बाद की चीज़ों में बहुत चीज़ें लोगों के व्यवहार में और सरकारों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन हम एक चीज़ में वहाँ कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखता है। जितने कानून यहाँ उसके बाद बने जंगलों को लेकर के, उन कानूनों में वही सारी चीज़ें हुई जो अंग्रेज़ों के दौर में हो रही थी कि जंगलों को लोगों से दूर किया जा रहा था। मैंने जितने प्रयास किए जाए उतने प्रयास बाद की सरकारों ने भी किए, इवन आज तक वो सारी चीज़ें चल रही हैं। 70 के दशक में जब हम चिपको का आंदोलन देखते हैं, जिस चिपको ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, गौरा देवी कह रही थी कि वो जंगलों को बचाएगी क्योंकि उसको वहाँ से चारे की लकड़ी, चारे के लिए पत्तियाँ मिल रही है, लकड़ी मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें, गाँव में सब्जियाँ और औषधियाँ वहाँ से जंगलों पर एक पूरी तरीके की एक निर्भरता लोगों की थी। तो लोग, रैनी गांव के लोग इसलिए जंगलों को बचा रहे थे क्योंकि उनकी निर्भरता उन जंगलों पर थी, इसलिए वो उनको काटने नहीं दे रहे थे। लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने कैसे करके आया और उस जो सरकारें चाहती थी वही सारी चीज़ें उन्होंने सुनी। गौरा देवी ने कहा कि आपको जंगलों को बचाना है, जंगलों को इसलिए बचाना है क्योंकि ये हमारा अधिकार है इन जंगलों पर, ये सरकार की बपौती नहीं है, सरकार ने नहीं बचाए हैं ये जंगल। लोगों ने, वो पूरे दुनिया ने कैसे करके लिया, उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने का आंदोलन हो। पर्यावरण बचाने का कोई आंदोलन नहीं था, वो जंगलों को बचाने का, लोगों के हक हकूक को बचाने का आंदोलन वो था। लेकिन सरकारों ने वही सब सुना जो वो सुनना चाहती थी और इसीलिए जब पूरी दुनिया में संदेश गया यहाँ से, उस आंदोलन का एक हिस्सा हो सकता है वो कि वो पर्यावरण बचाने का था, लेकिन पूरा हिस्सा वो नहीं था। हिस्सा ये गया कि पर्यावरण बचाने का आंदोलन है और सरकारों ने उसके बाद की जो नीति बनी, वन नीति आई 80 में, उसमें ये कहा कि 1000 फीट से ऊपर, जितने समुद्र तल से 1000 ऊपर की जो ऊंचाई है वहाँ कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। गौरा देवी अलग बात कर रही थी, सरकारों ने अलग बात की। तो मैंने सरकार इस तरीके से लिया और इसी का रिफ्लेक्शन हमें जो वहाँ 1998-99 में लाता गांव में, रैनी और लाता गांव में एक और आंदोलन हुआ, छीनो झपटो आंदोलन। उस आंदोलन ने जो जंगलों का जो हक हकूक की बात जो गौरा देवी कह रही थी, गौरा देवी के साथ जो और महिलाएं कह रही थी, उनको अपने जंगलों पर अधिकार चाहिए, जो 80 में जिस वन नीति ने उनके अधिकार छीने थे कि 1000 फीट से ऊपर, 1000 फीट से ऊपर तो उत्तराखंड का कोई क्षेत्र आता ही नहीं, सारे विकास कार्य आज इसी वजह से। तो 98 में वो आंदोलन हुआ, छीनो झपटो आंदोलन, कि हमें अपने हक हकूक चाहिए, इसलिए वो दोबारा से वो आंदोलन हुआ। वो बहुत छोटे हिस्से में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने कहा कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें आपके जो वो पर्यावरण बचाने का जो एक झंडा लेकर के लोग चले थे, तो उस आंदोलन की बहस में लोग ये लेकर के आए कि पर्यावरण तभी बच सकता है जब आप लोगों को बचाएंगे, लोग बचेंगे जबकि उनके संसाधन बचेगा, उनके पास संसाधनों के हक होंगे। तो ये दुनिया को ये वाला संदेश गौरा देवी संदेश दे रही थी, वो छीनो झपटे ने ये संदेश दिया। वो एक छोटे हिस्से में वो बात लोगों तक नहीं पहुंची क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते थे, सरकारें सुनना नहीं चाहती थी। जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के बाद भी जो वन पंचायत अधिनियम जो 1930 में थे ना, लंबे लड़ाई के बाद हमें मिला था, एक शानदार डॉक्यूमेंट जो मिला था, हमें अधिकार मिला था अपने जंगलों पर, लोग उसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी। एक पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने हम एक उदाहरण पेश कर सकते थे कि जंगलों को ऐसे बचाया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकारों ने उस वन पंचायत अधिनियम को, मैंने आज के दिन पे वो केवल एक कागज का टुकड़ा भर रह गया है, जहाँ सरकारों ने उन वन पंचायतों को आर्थिक सहायता दे करके मजबूत करना चाहिए था। आज सरकारें वहाँ आर्थिक सहायता नहीं देती हैं, उन वन पंचायतों को अपने ही उनके स्तर पर ही छोड़ दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे रिसर्च में ये सामने आया है कि जहाँ जहाँ वन पंचायतें हैं वहाँ जंगल ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ ज़्यादा समृद्ध जंगल हैं, वहाँ ज़्यादा सघन जंगल है और लोग उनको बचाते हैं। मैंने जहाँ हम जब जंगलों की आग का पूरी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो वन पंचायतों में चूँकि वो लोगों के जंगल हैं, लोग वहाँ से, लोगों के अधिकार हैं, लोग वहाँ से अपने जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो वहाँ जंगल ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, वहाँ आग नहीं लगने की ज़्यादा घटनाएं हमारे सामने आती हैं। आग ज़्यादा कहाँ लग रही है, वो चीड़ के जंगलों में लग रही है।
तो हम देखते हैं कि इस पूरे उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि लोग अपने हक हकूक चाहते हैं। वो आज से 100 साल पहले 1921 में भी लोग अपने जंगलों पर हक हकूक चाहते थे, इसलिए वो आग का सहारा ले रहे थे। और आज के दिन पर जब हम देख रहे हैं 2022 में, हम जब 100 साल के बाद जब देख रहे हैं चीजें, तो लोगों के पास हक हकूक नहीं है, इसलिए आग जंगलों में आग वो है। तो दोनों में कॉमन चीज यही है कि लोगों के हक हकूक है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो जंगलों की आग बढ़ेगी, अगर होंगे तो जंगलों में आग नहीं लगेगी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि जंगलों पर यदि आम आदमी का अधिकार होता तो शायद ये बेतहासा जंगल जो हर साल आग की भेंट चढ़ जाते हैं, वो नज़ारा, इस तरह का नज़ारा हमको देखने को नहीं मिलता। अभी 1 महीने पहले मैं देहरादून से लौट रही थी तो मैंने देखा कि मलेथा के ऊपर की तरफ जंगल जलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही कई सारे और वीडियोस इस बीच अप्रैल शुरू होने से पहले ही, जैसे ही गर्मी शुरू हो रही है तो हमारे सामने आ रहे हैं। हम अपनी बातचीत को ख़त्म करने से पहले हमने बात की आज़ादी से पहले, जंगलों के इतिहास के बारे में बातचीत की, जंगलों की आग के बारे में बातचीत की, आज़ादी के बाद बात की, और 2000 में अब हम आते हैं अपनी अंतिम बातचीत में कि 2000 में जब राज्य बन गया तो तब इस राज्य के लिए कम से कम एक पैमाना बन जाना चाहिए था कि जैसा आपने कहा कि वन पंचायतों का अधिकार यदि उन पर हो, तो गौरा देवी ने संदेश दे दिया था 1973 में, ये संदेश दे दिया था कि ये हमारे मायके की तरह है और अपने मायके को तहस नहस या खत्म करना कोई नहीं चाह सकता है, तो अपने मायके की तरह उसका संरक्षण करेंगे। 2009 में पौड़ी के गगवाड़ा गांव के लोगों ने इसको साबित करके दिखाया, क्योंकि वो वन पंचायत का जंगल था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि 2000 के बाद भी सरकारों ने इस पर ये एक्शन नहीं लिया अभी तक कि जंगलों का जो हक हकूक है वो जनता के पक्ष में जाए, तो इसके जो दुष्परिणाम किस तरीके से सामने आए हैं हम लोगों के, और सरकारों को क्या करना चाहिए, इस पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका दुष्परिणाम, जंगलों का चूंकि लोगों का अधिकार नहीं है, तो इसका दुष्परिणाम हमें ये देखने को मिल रहा है। 1973 में गौरा देवी 300 जंगलों के कटने पर एक इतना बड़ा आंदोलन करते थे। 300 पेड़ों, हाँ 300 या 300 इतना ही उसका अप्रॉक्स इतना ही था। आज के दिन पर जब यहाँ चार धाम प्रोजेक्ट बन रहा है, उस 4 धाम प्रोजेक्ट में 50,000 से ज़्यादा पेड़ कटे और एक आवाज़ नहीं। मैंने लोग, ये वही राज्य है, वही लोग हैं, वही सरकारें हैं, वही जमीन है जहाँ से इतना बड़ा आंदोलन हुआ और 50,000 पेड़ कटने पर कोई आवाज़ नहीं। जबकि इस राज्य में पर्यावरण संरक्षण पर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पुरस्कार बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, पुरस्कारों की राजनीति बहुत ज़्यादा, वो चाहे चिपको से जुड़े हुए लोग हैं या दूसरे आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि मैंने जो 73 में जो 300 पेड़ों को ले जो आंदोलन हुआ, 50,000 पेड़ कटने के बाद भी वो आंदोलन नहीं हुआ। तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि इस बीच में मैं जब लाता, मेरा जो स्टडी एरिया है वो रैणी और लाता था, वहाँ मैं जब गई, वहाँ आज के दिन पर कोई उस तरीके का सेंस, जो इतने बड़े आंदोलन की ज़मीन होने के साथ जो एक सेंस आता है, वो सेंस आज के दिन पर नहीं रह रखा है। वहाँ मैंने लोग को याद भी नहीं है, जो नई जनरेशन है, कि यहाँ कोई चिपको का आंदोलन है, वो उसको बहुत नॉर्मलाइज वैसे करके नहीं ले रहे हैं जैसे हम लोग उसको ले रहे हैं कि रैणी गांव है या कुछ उस तरीके का। उसका रीज़न है कि हमने उस जो चिपको की जो ज़मीन है वो आज के दिन पे वहाँ विस्थापन की मार झेल रहा है, वो गांव बिल्कुल ख़त्म होने की उसमें है। तो वो लोग कैसे समझेंगे वो, मैंने उनके जमीन, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही, उनको विस्थापन के लिए वो झेल रहे हैं। तो हम एक दूसरे फ्रेम में भी इसको देख रहे हैं कि अगर लोगों के पास, सरकारों ने 2 तरीके से काम किया, पॉलिसी बनाई, लोगों को जंगलों से दूर किया, तो लोग एकदम से दूर नहीं हुए, लोगों ने थोड़ा थोड़ा आंदोलन किया और उसके बाद फिर चूंकि उनको रास्ता नहीं दिखा तो वो फिर ऐसे करके दूर हुए। दूसरा कि हमारी जो जनरेशन है, उस जनरेशन को उन जंगलों से उस तरीके से कुछ नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पुरानी वाली हमारी जनरेशन को
मिल रहा था चीज़ें। वहाँ जो रामदेव, मैं पिछले बार भी बात कर रही थी कि रामदेव इतनी बड़ी इंडस्ट्री उन जंगलों के उसमें या आयुर्वेद के नाम पर खड़ी कर रहे हैं कि हमारे इस राज्य का कोई युवा उन जंगलों से कोई औषधि नहीं ले सकता कि वो प्रतिबंधित है। बिल्कुल। तो आप उन जंगलों से अगर हमारा कुछ जुड़ाव कैसे होगा, हमारी नीड उस तरीके से जब डेवलप नहीं करेंगे, हमारा उन जंगलों से कोई जुड़ाव महसूस नहीं करवाएंगे तो कैसे। तो नीतियों ने लोगों को दूर किया, एक जनरेशन दूर हुई तो दूसरी जनरेशन ऑटोमेटिकली अपने आप दूर हो गई। तो सरकारों ने एक और दूसरी चीज, वो जो रैणी और लाता वाले हिस्से में उन्होंने क्या किया कि एक रिसर्च आई, प्रोफेसर मैखुरी हैं, हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में ही है अभी वो, उन्होंने एक रिसर्च निकाला 1998 में कि जब पॉलिसीज बन रही हैं तो उससे लोगों पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। उन्होंने जोशीमठ वाले हिस्से में ही अपना काम किया उस रिसर्च में। उन्होंने निकाला कि प्रत्येक परिवार की एक एस्टिमेट आय निकाली कि इससे इनको इतना नुकसान हो रहा है। वहाँ क्या हुआ कि नंदा देवी बायो रिजर्व के अंदर के जोन में वो गांव आते हैं, रैणी और लाता जो गांव है, जिसके लिए गौरा देवी ने आंदोलन किया था। तो वो नंदा देवी बायो रिजर्व में वो रिजर्व हो गया वो फॉरेस्ट। तो वहाँ के जो लोग थे, रैणी और लाता के जो लोग हैं, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था बकरी पालन, भेड़ पालन। अब जब वो उनका जंगल वो रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया तो वहां से जो लोग हैं वो अब जंगलों में जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने भेड़ बकरियां कम कर दी। कैसे उनको पालते, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर है जिसको रोज आपको जंगल ले जाना पड़ता है और झाड़ियां खिलाने के लिए, जिस भी तरीके से आप उसको लेकर के जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो भेड़ अपने आप कम होने लगी। अब सरकार, जब इनका रिसर्च पेपर आया तो सरकार ने क्या किया इसके लिए कि लोगों को ऊन देना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसके एवज में। तो अब ऊन देकर के आप क्या कर लेंगे और कितने टाइम तक सरकारें ऊन देंगी। जो ऊन वो अपने आप निकालते थे, जिसका वो बिजनेस खुद ब खुद कर रहे थे, वो उन्होंने वन विभाग ने उनको ऊन पकड़ा दी। मैंने उनके भेड़ थे, अपने भेड़ थे, और उन्होंने उनको ऊन पकड़ा दी। और आप कब तक उनको ऊन देंगे, कितनी ऊन देंगे आप, कहाँ से लेकर के आएंगे उस ऊन को। तो मैंने इस तरीके से हमें सरकारों का ऊन खरीदना चाहिए था, हाँ उनको ऊन दे दिया, उनको ऊन दे दी। तो उनका ऊन बिजनेस नहीं था ना, उनका तो भेड़ पालन बिजनेस था। भेड़ पालन से वो अपने अलग अलग चीजें करते थे, उससे उनका पूरा जीवन जुड़ा हुआ था। उनके जंगल केवल जंगल नहीं है, वो लोगों के संस्कृति का हिस्सा है, उनकी सभ्यताओं का हिस्सा है, उनके जीवन का हिस्सा है। तो उसको आप ऐसे इस तरीके से आप उनको वो नहीं दे सकते, मुआवजा नहीं दे सकते, ऊन के तौर पर उनको मुआवजा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से सरकारों ने, इस तरीके से मजाक सरकारें कर रही हैं। अभी 50,000 पेड़ कट गए और हमारे प्रधानमंत्री अभी COP26 का एक बड़ा सम्मेलन पूरी दुनिया के सामने हुआ कि आप पृथ्वी को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है, खाली भाषण बोलने से कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ शानदार भाषण देकर के आए। मैंने उस भाषण की दुनिया के सारे लोग तारीफ कर रहे थे। और वही प्रधानमंत्री यहाँ उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें 50,000 पेड़ से ज्यादा पेड़ कट जा रहे हैं। जैसी जमीन है वैसी आप नीतियां नहीं बनाएंगी तो वो सारी चीजें ऐसे ही खत्म होंगी। तो ये दुनिया को हम संदेश इस तरीके से भी दे सकते हैं कि अपने वहाँ हम कैसी पॉलिसीज बना रहे हैं। अपने वहाँ अगर हम बेहतर पॉलिसी बनाएंगे तो उदाहरण के रूप में पूरी दुनिया के सामने अपने आप चीजें आ जाएंगी। तो हमें एक उत्तराखंड को जो जैव विविधता के लिए एक बड़ा केंद्र है पूरी दुनिया के सामने, जहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो दुनिया में दूसरी जगहों पर नहीं मिलता। हम ग्रीन बोनस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ के पर्यावरण के, यहाँ के जंगलों के एवज में कुछ चाहिए, तो हमें इसको बचाना पड़ेगा, तभी तो हमें एवज में कुछ चीजें मिलेंगी। तो यहाँ, और वो बचाएगा कौन? हिमालय के लोग बचाएंगे। जब तक आप हिमालय के लोगों को नहीं यहाँ हक हकूक नहीं देंगे तो आप कैसे हिमालय को बचाएंगे? तो आपको बिना लोगों के बचाए हुए, बिना लोगों को संसाधन दिए हुए, बिना उनको हक हकूक दिए हुए आप ना पर्यावरण को बचा सकते हैं, ना आप हिमालय को बचा सकते हैं, ना आप उन जंगलों को बचा सकते हैं, ना आप उस जैव विविधता को बचा सकते हैं, ना आप उस जैव विविधता से संबंधित जो एक सभ्यता है हमारी सभ्यता का हिस्सा है वो जंगल। वहाँ देवन हमारे बहुत सारी जगहों पर हैं जो लोगों ने खुद प्रोटेक्ट कर रखे, उनको वहाँ से चीजें नहीं निकाल सकते कोई। तो लोगों ने एक संस्कृति बना रखी है, एक सभ्यता बना रखी है, आप उसको खत्म कर रहे हैं। तो बिना लोगों के, बिना उनको हक हकूक दिए आप जंगलों को नहीं बचा सकते, आप किसी पर्यावरण को नहीं बचा सकते। और अगर पर्यावरण बच भी जाएगा तो किसके लिए?
अल्टीमेटली वो लोगों के लिए होगा ना। बिल्कुल। तो लोग उसके केंद्र में जब तक नहीं आएंगे तब तक आप कौन सा विकास, किसके लिए विकास, किसकी शर्त पर विकास आप कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब हम जंगलों और जंगलों की आग को लेकर के सरकारों के प्रयासों की तरफ देखते हैं तो यहाँ हमें कुछ वैसा संवेदनशील या कुछ ऐसा प्रयास नहीं दिखता है जिससे कि वाकई कुछ काम जमीन पर हो रहा हो। अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जंगलों में जैसे जैसे आग लगी है वैसे वैसे सरकारों ने बहुत मजाकिया मैंने वो उसको मजाकिया तौर पर ही ले रही है। जब जंगलों पर आग लगने की जो घटनाएं हैं वो हमें सबको मालूम है, वो गांव को भी मालूम है कि आग तब शुरू होती है जब मार्च 15 के बाद से आग लगनी आमतौर पर शुरू हो जाती है। तो सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए था कि वो इन जो आग लगने का महीना है, उनका दिन है, उससे पहले वो प्रयास करना शुरू कर दे। और लेकिन जब हम देखते हैं कि सरकार कब उसमें आती है, वो तब आती है फ्रेम में जब जंगलों पर आग लग चुकी होती है, जब पूरे देश दुनिया के लोग उस पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और वो इस फ्रेम में आती है कि हवाई जहाज से उन्हें पानी फेंकना पड़ता है। वन मंत्री को पिछले साल हमने देखा कि वो खुद जाकर के झाड़ियों से जंगल की आग को बुझाने की एक मजाकिया कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से हमें सरकारों के प्रयास दिखाई देते हैं जो कि वैज्ञानिक नहीं है और न ही तार्किक हैं। इसी का परिणाम है कि हम अभी जनवरी 2022 में जो फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है, उसमें ये तथ्य सामने आया है कि पिछले सालों की तुलना में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं इस देश के अंदर हुई हैं। और उत्तराखंड का जो नंबर है वो 6वां नंबर है। उत्तराखंड में जो आग लगने की जो घटनाएं बढ़ी हैं वो 28% से ज़्यादा वो घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये उत्तराखंड के लिए कोई नई बात नहीं है, वो पिछले कई सालों से ये सारी चीज़ें देख रहा है। सरकारों की तरफ से इस तरीके से कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि वो मिक्स फॉरेस्ट की तरफ बढ़े, वो चीड़ को कम करने का की तरफ बढ़े, या वो वन विभाग में ज़्यादा संसाधन मुहैया कराने की तरफ बढ़े, वो मेन पावर बढ़ाने की कोशिश करे। वो फ्रेम में तब आती है जब पूरी दुनिया, पूरे देश की मीडिया यहाँ के जंगलों की आग का वीडियो वायरल कर रही होती है। तो उसको प्रयास नीतिगत तौर पर भी करने की जरूरत है। उसको प्रयास नीतिगत तौर पर इसलिए करने की जरूरत है कि लोगों के पास अगर हक हकूक होंगे उन जंगलों के, वो खुद अपने जंगलों को बचाएगी। और सामुदायिक जो जंगलों को इस तरीके से लोगों के पास फिर से वापस लेके जाने की जरूरत है कि जो नई जनरेशन, जो आज रोजगार की बड़ा इशू देश के अंदर चल रहा है, इस राज्य के अंदर चल रहा है, तो कैसे जो युवा है वो जंगलों से स्वरोजगार प्राप्त कर सके, जो औषधियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनसे वो अपना रोजगार देख सके और लोग उस औषधियों से, उन जड़ी बूटियों से अपना खुद का रोजगार शुरू करे, अपने खुद का व्यवसाय शुरू करे। इस तरफ हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसी से मुझे लगता है कि जो जंगलों की आग, जंगलों के जो सारा विमर्श है वो लोगों के सहयोग से ही फ्रूटफुल हो सकता है। वहाँ लोग बड़ी भूमिका अपनी अदा कर सकते हैं और लोग तभी भूमिका अदा करेंगे जब जंगल उनकी नीड बनेंगे। नीड कैसे बनेंगे? उनको रोजगार प्राप्त होगा, इसी से वो जंगल सुरक्षित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वरना सरकारों का जो प्रयास है आरक्षित वन, संरक्षित वन करके, वहाँ जो फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है वो लगातार ये दर्शा रही है कि यहाँ जो वनों की सघनता है उसमें लगातार कमी आ रही है, लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, जो हम यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं और देश के जो दूसरे आदिवासी हिस्से हैं वहाँ उन जंगलों के परिप्रेक्ष्य में भी हम उनको इसी तरीके से जंगलों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए लोगों के जंगलों पर अधिकार फिर से वापस करने की जरूरत है। उनको सरकार की केवल ये भूमिका हो कि वो सहयोगात्मक भूमिका हो, केवल वो उसकी जरूरत तब महसूस हो जब लोग कहें, उसके अलावा वो केवल एक सहयोगात्मक भूमिका में रहे। इतने प्रयास से मुझे लगता है कि वो जो जंगल है वो अपनी पुरानी स्थितियों में और बेहतर स्थितियों में पहुंच सकते हैं। धन्यवाद शिवानी, तुमने जंगल और जंगल के इतिहास, जनता का किस तरीके से जंगलों पर दखल हो और क्यों बेतहाशा आग हमारे जंगलों को हर साल ख़त्म कर रही है और उसमें सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर इतनी विस्तृत
बातचीत की और हमारे दर्शक निसंदेह इस सारी बातचीत का कुछ न कुछ लाभ अवश्य लेंगे, तो उनके काम आएगी ये बात। और निसंदेह इस बातचीत का एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। निसंदेह इस राज्य में लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण की बात भी हो रही है और पर्यावरण संवर्धन की भी। बड़े बड़े पर्यावरणविद पर्यावरण के नाम पर कई तरह के आंदोलनों में शरीक हुए हैं और कई तरह के पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के बेतहाशा खत्म हो रहे जंगलों का किसी को भी कोई भान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति नियंता या हम कहें कि हमारे नुमाइंदे, जिन्हें हम माननीय कहकर पुकारा करते हैं, उन्हें इन सब बातों की जानकारी नहीं है। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से इस राज्य में वन नीति तैयार की जानी चाहिए, किस तरह आम जनता इस वन नीति से त्रस्त है और किस तरह से लगातार खत्म हो रहे जंगल पूरे विश्व के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद हम आज के दिन रैणी गांव की उस वीरांगना को श्रद्धांजलि देते हुए यह विश्वास जताते हैं कि हमारी ये नई सरकार एक नई वन नीति को तैयार करेगी, जिसमें आम आदमी को उसके जंगल पर अधिकार मिल सकेगा। धन्यवाद।